मानसरोवर विद्या व्यास से कक्षा 10 में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों। सामाजिक विज्ञान में हम चैप्टर नंबर 4 के में भारत की साहित्यिक विरासत के बारे में अलग अलग जानकारी प्राप्त कर रहे थे। उसमें भारत की भाषा, साहित्य और हमारे जो प्राचीन वेद है जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। और आखिरी में हम बराबर भारत पुरानी गुजराती भाषा जो पद्य भाषा में लिखा जाता था और साहित्यकारों ने गुजराती साहित्य को बहुत खूब समृद्ध किया है, बराबर वहाँ तक हमने पढ़ा था। अब आगे आगे देखते हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम नामक 4 द्रविड़ भाषा के साहित्य का इसी समय विकास हुआ, जिनमें ये प्राचीन भाषा कौन सी मानी जाती है बच्चों? तमिल भाषा मानी जाती है। जब भारत में द्रविड़ जो लोग थे सबसे जो पुरानी प्रजाति में मानी जाती है तो वो द्रविड़ प्रजा है। और उसकी सबसे जो प्राचीन भाषा कौन सी मानी जाती है बच्चों? तमिल मानी जाती है। और उसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम बराबर ये नामक द्रविड़ भाषा के साहित्य में इसका विकास हुआ। और सबसे प्राचीन भाषा मैंने बताया कौन सी मानी जाती है? तमिल। उसका साहित्य ईस्वी सन के प्रारंभ जितना पुराना है। भारत की प्रचलित परंपरा के अनुसार 3 संगमों का आयोजन हुआ, जिसमें अनेक संतों और कवियों और अपनी रचनाएं तैयार की। संगम साहित्य के अनेक विषय हैं जैसे राजनीति, युद्ध, प्रेम प्रसंग वगैरह। इस साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथ एथु कोई कौन सा नाम है? एथु थोकई। 8 काव्य में संकलन है। तोलक कापियम, व्याकरण ग्रंथ पथुपाथु पथुपातु मतलब 10 गीत। इनमें से एक कवि कवि कौन थे? निरुवल्लम वर ने प्रसिद्ध ग्रंथ कुरल की रचना की। ये सब आपको दक्षिण भारत में जो अलग अलग भाषाएं है उसके ग्रंथ के नाम दिए गए हैं। इस काव्य ग्रंथ जीवन में अनेक पहलू का विवेचन किया गया, जिसमें सिल पातिकारकम, मणिमेखला प्रारंभिक तमिल साहित्य के विख्यात ग्रंथ हैं। अब हम देखेंगे मध्यकालीन साहित्य, बराबर। उत्तर भारत में मध्य युग की शुरुआत में संस्कृत साहित्य की भाषा बनी रही। इस युग में कश्मीर में 2 महान ग्रंथ लिखे गए। पहला सोमदेव का कौन सा था? कथा सरित सागर। और दूसरा कल्हण का राज तरंगिणी। मध्यकालीन साहित्य तो उत्तर भारत में जो मध्य युग की शुरुआत हुई और इस मध्य युग की शुरुआत में संस्कृत साहित्य क्या उनकी मुख्य भाषा बनी रही। और इस युग के दौरान कश्मीर में 2 ग्रंथ लिखे गए और जो 2 ग्रंथ लिखे थे वो महान कवि सोमदेव और कवि कल्हण, जिसमें कवि सोमदेव का कौन सा था? कथा सरित सागर। और दूसरा कल्हण का कौन सा माना जाता है? राज तेरिंगिणी। इसमें राज तेरिंगिणी कश्मीर के इतिहास को आलेखित करने वाला अत्यंत क्या महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, बराबर। जिसमें राज तेरिंगिणी कश्मीर का जो पुराना इतिहास है वो उसका आलेखन बराबर इस महत्वपूर्ण ग्रंथ में किया गया है। सही अर्थ में भारत सर्वप्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है, बराबर। सही अर्थ में हम देखें तो वह भारत का बराबर ऐतिहासिक सर्वप्रथम ग्रंथ है, जिसको कह सकते हैं राज तेरंगिणी। इस समय की दूसरी महत्वपूर्ण रचना जयदेव की कौन सी थी? गीत गोविंद। देखो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए मध्यकालीन साहित्य तो इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई थी? उत्तर भारत में। और उनकी मुख्य भाषा संस्कृत थी। फिर हमारे जो अलग अलग 2 महान ग्रंथ लिखे गए। पहला किसने लिखा? सोमदेव ने, कथा सरित सागर। और दूसरा किसने लिखा था? कल्हण ने, राज तिरंगिणी। और राज तिरंगिणी में किसका समावेश हुआ था? कश्मीर का जो ऐतिहासिक स्थल उसका समावेश हुआ। और सबसे ऐतिहासिक और पुराना ग्रंथ बराबर इतिहास के तौर पर कौन सा माना जाता है? राज तिरंगिणी माना जाता है, बराबर। और दूसरी महत्वपूर्ण रचना किसने की थी? जयदेव, बराबर, जिस गीत गोविंद की रचना की थी, जिसकी गणना संस्कृत के सुंदरतम काव्य ग्रंथों में होती है। इस समय अपभ्रष्ट हुई भाषा में से आधुनिक भारतीयों की भाषा का क्या हुआ? विकास शुरू हुआ। अपभ्रष्ट जो पुरानी भाषा थी बराबर उसमें से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास शुरू हुआ, जिसमें हम आगे देखेंगे कवि चंद
बरदाई रचित पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रारंभिक ग्रंथ है। संस्कृत का अगर प्रारंभिक ग्रंथ अब माना जाए तो कौन सा था बच्चों? राज तेरिंगिणी। ऐसे ही कवि चंद बरदाई का रचित कौन सा था? पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का क्या प्रारंभिक ग्रंथ है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्वक कार्यों का वर्णन किया गया है। नाम से ही पता चलता है पृथ्वीराज रासो। इस ग्रंथ की रचना से हिंदी साहित्य जगत में वीर गाथा युग का प्रारंभ हुआ। इस समय दक्षिण भारत में संस्कृत साहित्य की अधिक अनुपात रचना हुई, जिसका शंकराचार्य का मुख्य क्या है? भाष्य। बराबर। दक्षिण भारत में भी संस्कृत साहित्य के बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, जिसमें शंकराचार्य का कौन सा था? भाष्य मुख्य है। इस समय में द्रविड़ कुल की भाषाओं का विशेष विकास हुआ। कुछ समय तक कन्नड़ साहित्य पर जैन धर्म का क्या प्रभाव होने से कवि पंपा ने आदि पुराण की रचना की। कन्नड़ साहित्य में कौन सी? जैन धर्म का जो प्रभाव पड़ा, और उसमें कवि पंपा ने जो लिखा, जो ग्रंथ के निर्माण किया, उसका नाम क्या है? आदि पुराण। 16वें तीर्थंकर जो जैन धर्म के बराबर जीवन चरित्र का जो चित्रण किसने? शांति पुराण में कवि पोन्ना ने किया है। बराबर। जो जैन तीर्थंकर थे, जो कौन सी भाषा में? कन्नड़ साहित्य में उनका प्रभाव ज़्यादा होने से पंपा ने किसने? आदि पुराण जो ग्रंथ की रचना की, और 16वें जो तीर्थंकर के जीवन चरित्र के बारे में कवि पोन्ना ने शांति पुराण ग्रंथ लिखा। इसके अलावा रन्ना ने भी क्या? अजिंतीनाथ पुराण नामक कृति की रचना की गई। देखो, आपको कन्नड़ साहित्य में जैन धर्म का प्रभाव होने से कितने ग्रंथ लिखे गए? 3। पंपा आदि पुराण। पंपा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? आदि पुराण। फिर पोन्ना शांति पुराण, और अजितनाथ पुराण की रचना किसने की? बराबर, रन्ना ने की। इस युग में पंपा, पोन्ना और रन्ना को प्रारंभिक कन्नड़ साहित्य का क्या माना जाता था? त्रिपुटी कहा जाता था। कवि कंबल ने तमिल भाषा में रामायणम की रचना की। इसके उपरांत तमिल भाषा में अन्य बहुत सारे साहित्य भी लिखे गए। भारतीय भाषाओं का विकास और साहित्य कृतियों की रचना दिल्ली सल्तनत के काल में तीव्र गति से हुई। बराबर। जो भारतीय भाषा है उसका विकास और अलग अलग जो साहित्य कृतियाँ हैं उसकी रचना बराबर जो दिल्ली सल्तनत के समय में बहुत तीव्र गति से हुई। हिंदी भाषा के 2 स्वरूप ब्रज और खड़ी बोली का भी साहित्यिक रचनाओं में विनियोग होने लगा। हिंदी भाषा के 2 और स्वरूप आने जाते हैं, ब्रज और खड़ी, और दोनों भाषाओं का साहित्यिक रचना में क्या होने लगा? विनियोग, मतलब लिखा जाने लगा। इन दोनों भाषाओं में अनेक भक्ति गीत लिखे गए। हिंदी और गुजराती भाषा से मिलती जुलती राजस्थानी भाषा में भी वीर जो गाथाएं लिखी गई। आल्हा, उदल और बिसल देव रासो इस समय की जो प्रसिद्ध वीर गाथाएं है। इनके अलावा अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं में भी साहित्य की रचना का आरंभ हुआ। मुल्ला दाऊद का ग्रंथ चंदायन अवधी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। मुल्ला दाऊद का कौन सा? चंदायन, जो कौन सी भाषा है? अवधी भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। जबकि प्राचीन ग्रंथों में भाष्य अभी भी संस्कृत भाषा में लिखे जाते हैं। चलो आगे देखते हैं। फारसी दिल्ली के सुल्तानों की राजभाषा थी। दिल्ली के जो बड़े सुल्तान थे उनकी भाषा कौन सी थी? फारसी। उनके साहित्य के प्रभाव के अनेक शब्दों का समावेश भारतीय भाषाओं में हुआ। इस युग में जो कौन से युग में? दिल्ली के जो सुल्तानों के समय में बराबर बहुत सारे इतिहासकार हुए। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख-ए-फिरोजशाही की रचना की, जिसमें खिलजी और तुगलक वंश के राज्य का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें जियाउद्दीन बर्नी, जिसने तारीख-ए-फिरोजशाही की रचना की, जो खिलजी और कौन सा? तुगलक वंश के बारे में बराबर ज़्यादा जानकारी दी गई है। उनके राजनीतिक सिद्धांतों पर फतवा-ए-जहादारी नामक ग्रंथ भी लिखा। अमीर खुसरो इस समय के महान साहित्यकार माने जाते थे, जो दिल्ली सल्तनत के समय में। वे एक कवि, इतिहासकार, रहस्यवादी और संत और संगीतकार थे। सुप्रसिद्ध हजरत निजामुद्दीन औलिया उनके गुरु थे। बराबर। उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में आशिका नूर, सिपीहर, कीरातुल सदायन का समावेश होता है। बराबर। जो अमीर खुसरो उन समय में कौन से महान साहित्यकार थे? तो उनके गुरु का नाम क्या था? बराबर, हजरत निजामुद्दीन औलिया। और उन्होंने जो महत्वपूर्ण रचना की किसने? अमीर खुसरो ने, जिसका नाम आशिका नूर,
सिपिहर और किरातुल सदायन का समावेश होता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक काव्य ग्रंथों की भी रचना की। उन्हें अपने आप पर भारतीय होने पर गर्व था, इसलिए वो भारत को पृथ्वी के क्या मानते थे, बराबर स्वर्ग मानते थे। कौन? अमीर खुसरो। उन्होंने अपनी पुस्तकों में भारत का वातावरण, उसकी सुंदरता, इमारतों और ज्ञान विज्ञान की खूब प्रशंसा की। वह दृढ़ रूप से मानते थे कि हिंदू धर्म का सारा तत्व कई तरह इस्लाम धर्म के साथ मिलता जुलता है। बराबर। उन्होंने जो भारत की अलग अलग भाषाएं हैं, वातावरण, उसकी सुंदरता, इमारतें, ज्ञान विज्ञान की क्या की है, खूब प्रशंसा की। और वो दृढ़ स्वरूप से क्या मानते थे कि हिंदू धर्म का सारत्व बराबर कई तरह इस्लाम धर्म से मिलता जुलता है। दिल्ली के निकट क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा में बराबर वो हिंदी भी कहते थे। बराबर। दिल्ली के जो निकट क्षेत्र में, आजू बाजू क्षेत्र में जो बोली जाने वाली भाषाओं को क्या कहते थे? हिंदी भी कहते थे। और अपनी वो मातृभाषा मानते थे। उन्होंने इसी भाषा में, हिंदी भी जो भाषा है उसमें बहुत सारी कविताएं लिखी। उन्होंने हिंदी और फारसी को मिलाकर त्रिभाषी चौपाई और दोहे भी लिखे हैं। उनके द्वारा शुरू की गई यह स्वस्थ परंपरा उनके बाद भी बहुत सारी अलग अलग सदियों में भी चलती रही। प्रादेशिक भाषाओं और उनके साहित्य को प्रादेशिक शासकों ने भी प्रोत्साहन दिया। भक्ति मार्ग के संतों ने लोगों की भाषा में क्या उपदेश दिया। बराबर। जो प्रादेशिक प्रादेशिक भाषा मतलब अलग अलग जो शहर है, गांव है, अलग अलग कस्बे, उसकी अलग अलग जो भाषा है, वहाँ के साहित्यकार को प्रादेशिक शासकों ने क्या दिया? प्रोत्साहन दिया। और भक्ति मार्ग के संतों ने लोगों को अपनी भाषा में उपदेश दिया, जिनमें कबीर जैसे कई संतों का समावेश होता है। उस समय भोजपुरी और अवधी हिंद भाषा मुख्य बोली थी। कबीर की रचनाएं मुख्य रूप से कौन से? संदूखड़ी लोक बोली में हैं। उनके दोहे लोक साहित्य के अंग बने। मलिक मोहम्मद जायसी अवधि में पद्मावत का नाटक बराबर नामक जो नाटक है ना, उसका महाकाव्य लिखा। किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधि में पद्मावत नामक महाकाव्य की रचना की। इसके अलावा तुलसीदास ने क्या? रामचरितमानस नामक पवित्र ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा है। इस युग में अवधी भाषा दूसरे कवि भी हुए। इस युग में हिंदी और अतिरिक्त अन्य भाषाओं का भी सर्जन हुआ, जिसमें बंगाल के सुल्तान के आश्रय में रहकर कृतिवासी ने बंगाली भाषा में रामायण और प्रसिद्ध कवि चंडीदास ने के सैकड़ों गीत की रचना की। बराबर। इस युग में जो हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषा भी क्या हुआ? साहित्य का सर्जन हुआ। और उसमें बंगाल के सुल्तान के आश्रय में रहकर कृतिवासी ने बंगाली भाषा में क्या? रामायण और प्रसिद्ध कवि चंडीदास ने सैकड़ों गीत की रचना की। बंगाल में संत चैतन्य से भक्ति गीत लिखने की परंपरा शुरू हुई। बंगाल में कौन से ऐसे गुरु थे? बराबर। संत चैतन्य से भक्ति गीत लिखने की परंपरा शुरू हुई। और गुजरात में आपको पता है कि नरसिंह मेहता और नामदेव और एकनाथ ने मराठी में भक्ति गीतों की रचना की। जैनुल अबिदीन ने के आश्रय में कश्मीर में महाभारत और राज तिरंगिणी जैसे अनेक ग्रंथों की फारसी भाषा में क्या हुआ था? अनुवाद हुआ था। तो आप देख सकते हैं, तो महाभारत और राज तिरंगिणी जो हम हमारे बराबर मुख्य ग्रंथ मानते हैं, वो अलग अलग भाषा में भी क्या बराबर उनका अनुवाद हुआ था। जिसमें हमने देखा कि जैनुल अबिदीन बराबर जिन्होंने उनके आश्रय में क्या महाभारत और राज तिरंगिणी जैसे अनेक संस्कृत ग्रंथों को फारसी भाषा में अनुवाद हुआ। विजयनगर के सम्राट के शासनकाल में संस्कृत का विकास होता रहा। फिर भी यह युग तेलुगु साहित्य का विकास का महत्वपूर्ण काल है। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय की तेलुगु और संस्कृत के लेखक थे। विजयनगर याद आए तो हमको सम्राट कृष्णदेव तो याद आते हैं, जिसमें उन्होंने तेलुगु और संस्कृत में लेखक थे। और उन्होंने आमुक्तमाल्यदा की ग्रंथ की रचना की। मुगल शासन दौरान वास्तुकला और अन्य कलाओं के साहित्य का भी विकास हुआ। प्रथम मुगल आपको पता है कि बाबर, जिन्होंने तुर्की भाषा में क्या तुजुके बाबरी नामक आत्मकथा लिखी, जिसका फारसी भाषा में बाबरनामा के नाम से अनुवाद हुआ। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा। जहांगीर ने तुजुके जहांगीरी नामक अपनी आत्मकथा लिखी। और औरंगजेब ने सिद्धहस्त लेखक था। और अंतिम
मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर भी एक बराबर उर्दू कवि था। तुलसीदास और सूरदास इस युग में हिंदी भाषा के महान साहित्यकार थे। बराबर, तुलसीदास और सूरदास। कवि केशवदास ने प्रेम और विरह विषय में साहित्य लिखा है। रहीम के दोहे देश की कई भाषा के आज भी क्या है बच्चों, प्रसिद्ध है। इस समय फारसी भाषा में उनके उल्लेखनीय पुस्तकें भी लिखी गई। बराबर, अबुल फजल ने आईने अकबरी और अकबरनामा लिखा। आईने अकबरी भारत में जो रीति रिवाज है, शिष्टाचार, धर्म दर्शन और आर्थिक स्थिति और जीवन का सभी पहलुओं का विस्तृत वर्णन किसमें किया गया है, आईने अकबरी में किया गया है। और यह ग्रंथ किसने लिखा है बच्चों, अबुल फजल ने लिखा है। एक ऐतिहासिक रचना के रूप में यह ग्रंथ बड़ा ही मूल्यवान है। अबुल फजल के भाई कौन थे, फेजी, फारसी भाषा का एक महान महान कवि थे। उन्होंने अनेक संस्कृत ग्रंथों के फारसी भाषा में अनुवाद किया। अकबर ने तो महाभारत, रामायण, अर्थववेद, भगवत गीता और पंचतंत्र जैसे हमारे जो हिंदू धर्म के महान ग्रंथ है उनका अनुवाद करने के लिए अलग एक विभाग की स्थापना की थी। किसने की थी बच्चों, अकबर ने। और अकबर के समय में इतिहास का कई ग्रंथ लिखे गए। मध्य युग की सबसे महत्वपूर्ण घटना उर्दू भाषा का जन्म है। यह नई भाषा साहित्य की दृष्टि से सबसे समृद्ध ऐसी अन्य आधुनिक भाषाओं की पंक्ति में आ गई। मध्य युग में कौन सी भाषा का जन्म हुआ था बच्चों, उर्दू भाषा का। और इस साहित्य सर्जन में बराबर सबसे समृद्ध ऐसी अन्य आधुनिक भाषाओं में यह पंक्ति में आ गई। और इस भाषा में वर्ली, मीर दर्द, मीर तकी मीर, नजीर, अकबराबादी, असुल्ला खान, गालिब जैसे महान कवि हुए। 18वीं सदी में उर्दू गद्य का भी विकास हुआ। संस्कृत से अधिकांश ऐतिहासिक ग्रंथों का उर्दू में अनुवाद होने लगा। तदुपरांत उर्दू में अनेक जो मौलिक ग्रंथ भी लिखे गए, बराबर, जिसमें हम देख सकते हैं मोहम्मद हुसैन आजाद ने दरबार अकबरी की क्या किया, महत्वपूर्ण ग्रंथ के निर्माण किया। हम देखेंगे बच्चों भारत के प्राचीन विद्यापीठ। और आपको अगर भारत के प्राचीन विद्यापीठ के नाम आए तो हमको हमेशा दो नाम तो याद रहते ही है, याद आते होंगे, नालंदा विद्यापीठ और वल्लभी विद्यापीठ। बराबर, और आपको पता है कि नालंदा विद्यापीठ की स्थापना हजारों वर्षों पहले कहाँ हुई थी, बराबर बिहार में हुई थी। चलो आज हम उसके बारे में नई जानकारी प्राप्त करते हैं। बराबर, 4.1 आप जो चित्र देख रहे हो बच्चों, नालंदा विद्यापीठ के जो पुराने अवशेष हम अच्छी तरह देख सकते हैं। नालंदा बिहार के पटना जिले के बड़गांव नामक गांव के पास प्राचीन नालंदा विद्यापीठ स्थित है। भारतीय संस्कृति में बौद्ध और जैन परंपरा में नालंदा का बहुत अधिक महत्व है। इस प्राचीन विद्यापीठ में महावीर स्वामी ने 14 चतुर्मास किया था, इसलिए यह स्थल जैन तीर्थ बना। बराबर, ये कहाँ पे है, ये बिहार के पटना जिला के बड़गांव नामक गांव के पास प्राचीन नालंदा विद्यापीठ अभी भी स्थित है। और उसमें उनकी संस्कृति में बौद्ध और जैन परंपरा नालंदा का बहुत अधिक महत्व है। और इस प्राचीन विद्यापीठ में कौन, महावीर स्वामी ने क्या 14 चतुर्मास किया था, बराबर, तब निवास किया था, इसलिए यह जैन तीर्थ बना। 5वीं सदी में कुमारगुप्त ने यहाँ एक बिहार बनवाया था। उसके बाद नालंदा की बराबर प्रसिद्धि और वृद्धि हुई। यहाँ हजारों हस्तलिखित ग्रंथों के अमूल्य भंडार थे और नालंदा विश्वविद्यालय था। बराबर, जो अलग अलग हजारों हस्तलिखित ग्रंथों का अमूल्य एक प्रकार का भंडार था। और एक प्रकार के क्या, नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में जानी जाती थी, जो भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हम तीर्थ धाम मान सकते हैं। देश विदेशी विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करने आते थे। जो किसने, महान यात्री हुएन सांग ने यहाँ आया था। और आज तो महान विश्वविद्यालय के मात्र क्या खंडर ही देखने को मिलते हैं। और फिर भी उन खंडरों में घूमते घूमते भी देश की भव्य संस्कृति की एक झांकी आज भी हम क्या कर सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं। हम कहते हैं कि जो पुराना तीर्थ धाम है वहाँ देश विदेश से जो विद्यार्थी अध्ययन करने आते थे, ये सब जानकारी आपको कहाँ से मिली थी, महान यात्री हुनसांग जो आए थे उन्होंने अपने ग्रंथ में इसकी चर्चा की है। नालंदा से पढ़कर बाहर निकलने वाला विद्यार्थी भारत का आदर्श विद्यार्थी माना जाता था। ईस्वा की 5वीं सदी और 11वीं सदी के दौरान नालंदा शिक्षा के सर्वोत्तम केंद्र था। इस समय भारत का विश्व में सबसे श्रेष्ठ ग्रंथालय और नालंदा में था। तक्षशिला तथा नालंदा विद्यापीठ के ग्रंथालयों
में अध्ययन और संशोधन करने के लिए देश विदेश से बहुत विद्यार्थी आते थे। और इनमें हुएनसांग जो कब आए थे, ईस्वी सन 657। इस हस्तलिखित ग्रंथ अपने साथ चीन ले गए थे। 7वीं सदी में हुएनसांग मुलाकात की। महाविद्यालय में 7 बड़े भवन थे। व्याख्यान के लिए 300 व्याख्यान कक्ष थे। कितने? 300 व्याख्यान खाली कक्ष थे। और विद्यार्थी को रहने के लिए खास प्रकार के मठ बनाए थे। और विद्यापीठ के निर्वाह के लिए कई गांव दान मिले थे। गांव से प्राप्त ऐसे विद्यार्थियों को निःशुल्क भोजन और वस्त्र दिया जाता था। देखो पहले के जो परंपराएं, जो रीति रिवाज में आप देख सकते हैं कि गांव से जो प्रतिहाएं मिलती थी उससे क्या करते थे, विद्यार्थियों के निःशुल्क भोजन और वस्त्र दिया जाता था। बराबर। यहाँ के ग्रंथालय में धर्मगंज कहलाता था। ईस्वी सन की 5वीं सदी और 11वीं सदी तक नालंदा ये प्रकार के बराबर विद्या के केंद्र बनी रही बच्चों। बराबर। अब जो तक्षशिला है और वल्लभी विद्यापीठ, ये सब हम बराबर बारी बारी देखेंगे। चलो आगे। तक्षशिला वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित रावलपिंडी की पश्चिम प्राचीन तक्षशिला विद्यापीठ थी। और हाल में आपको ये इस समय में कहाँ पे है, पाकिस्तान में स्थित रावलपिंडी में पश्चिमी प्राचीन तक्षशिला विद्यापीठ थी। वह प्राचीन गांधार से प्रदेश की राजधानी का शहर था। इस विद्यापीठ में कितने 64 विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी। यह अधिकतर विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर अध्ययन करते थे। तक्षशिला बराबर जो पाकिस्तान के रावलपिंडी में मैंने कहा कि एक तक्षशिला पश्चिम प्राचीन तक्षशिला विद्यापीठ थी। और यह गांधार प्रदेश की क्या राजधानी का शहर था। और जो तक्षशिला विद्यापीठ है वहाँ 64 विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी। और अधिकतर विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर क्या करते थे बच्चों, अध्ययन करते थे। भगवान बुद्ध के शिष्य जीवक ने आयुर्वेद पाठ सीखा था। दंत कथा अनुसार रघुकुल का जन्म लेने वाला राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष, बराबर, राम जो जन्म ले वाले हमारे भगवान राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने के नाम पर से इस नाम रखा गया है। 7वीं सदी का यह महत्वपूर्ण क्या केंद्र माना जाता था। विद्यार्थियों के जिस विषय में रुचि हो उसी विषय में क्या दी जाती थी बच्चों, शिक्षा दी जाती थी। कि अपनी इच्छा के अनुसार कितनी भी संख्या में शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ा सकता था। सामान्यतः एक शिक्षक के पास लगभग कितने बच्चों 20 विद्यार्थी पढ़ते थे। वाराणसी, राजगृह, मिथिला और उज्जैन से दूर से नगरों से विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में आते थे। और आपको यह बताऊं कि वाराणसी में जो राजकुमार यहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे, वाराणसी के जो राजकुमार हैं बड़े बड़े, वो यहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे। बराबर। ये नाम कहाँ से रखा गया, भगवान राम के भाई भरत के नाम के, भरत का जो पुत्र था तक्ष के नाम से तक्षशिला विद्यापीठ का नाम रखा गया। और आपको बराबर और जो जिस विद्यार्थी को बराबर जिस विषय में आपको रुचि हो तो उसी विषय में क्या दिया जाता था बच्चों, ज्ञान दिया जाता था। और एक शिक्षक के पास कितने 20 विद्यार्थी पढ़ते थे। और वहाँ वाराणसी, राजगृह, मिथिला और उज्जैन से दूर नगरों से यहाँ विद्यार्थी क्या बच्चों शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। बराबर। कौशल के राजा प्रसेनजीत, व्याकरण शास्त्री पाणिनि और राजज्ञ कौटिल्य ने भी यहाँ क्या शिक्षा प्राप्त की थी, ऐसा माना जाता है। तक्षशिला उच्च शिक्षा का केंद्र था। सामान्य स्थिति के विद्यार्थी गुरु के घर रहकर क्या करते थे, बच्चे पढ़ते थे। जिसमें वेद, शास्त्र क्रिया, गज विद्या, धनुर्विद्या, व्याकरण, तत्वज्ञान, युद्ध, खगोल, ज्योतिष सभी की जो शिक्षा यहाँ दी जाती थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य और स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य भी यहाँ की शिक्षा प्राप्त की थी। और 5वीं सदी के आरंभ में चीन के फाहियान ने इस स्थल की मुलाकात ली थी। किस स्थल की, तक्षशिला विद्यापीठ की। आगे के 2 पॉइंट बच्चों देखते हैं। वाराणसी, काशी। वाराणसी यात्रा धाम के रूप में प्रसिद्ध है। ईस्वी पूर्व 7वीं सदी में यह भारत का एक प्रसिद्ध विद्या केंद्र था। उपनिषद काल में यह आर्य संस्कृति और धर्म का केंद्र में विकसित हुआ। और आज भी सबसे पुराना शहर भारत में माना जाता है बच्चों तो वाराणसी और काशी है, जहाँ आपको आर्य संस्कृति और धर्म का केंद्र में आज भी क्या है बच्चों, विकसित है। इससे राजा अजातशत्रु
उपनिषद कला के में एक तत्वज्ञानी और विद्या के पोषक थे। व्यास संहिता में महर्षि वेदव्यास में यहाँ उनका आश्रम है ऐसा उल्लेख है। भगवान बुद्ध ने अपने मत और प्रचार के और प्रसार के लिए वाराणसी को पसंद किया था और आदि शंकराचार्य जैसे समर्थ तजज्ञ और अपने वेदांत और नूतन सिद्धांतों की स्वीकृति के लिए काशी जाना पड़ता था। बराबर, कोई भी भगवान बुद्ध हो, फिर आदि शंकराचार्य, बराबर, जो अलग अलग महान लोग थे वो समर्थक तत्वज्ञान और वेदांत के लिए और नूतन सिद्धांत के लिए बराबर कहाँ जाना पड़ता था? काशी जाना पड़ता था। चैतन्य महाप्रभु के और पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी ने अपने वैष्णव संप्रदाय की प्रतिष्ठा भी कहाँ की थी बच्चों? वाराणसी में की थी। इसलिए हम मान सकते हैं कि वाराणसी एक बड़ा यात्रा धाम के रूप में क्या था? प्रसिद्ध था। पंजाब के विद्वान परिवारों को जब स्थानांतर करना पड़ा तो वह तब मुख्य रूप से कहाँ? काशी और कुछ संख्या में कश्मीर जाकर बसे। अन्य राजाओं और राजकुमार भी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे और सम्राट अशोक के आश्रय से वाराणसी एक में सारनाथ मठ का प्रसिद्ध क्या बना बच्चों? विद्याधाम बना था। कौन से समय में? सम्राट अशोक के समय में। अब देखते हैं गुजरात में वल्लभी विद्यापीठ। ईस्वी सन 7वीं सदी की शताब्दी में गुजरात का यह विद्याधाम का एक प्रशिष्ट शिक्षा केंद्र था। वल्लभी को विशाल और अत्यंत प्रसिद्ध विद्याधाम बनाने में कौन से वंश? मैत्रक वंश के तत्कालीन शासकों ने और नागरिकों का विशेष योगदान था। वल्लभी विद्यापीठ जो ईस्वी सन कौन सी सदी बच्चों? 7वीं शताब्दी की गुजरात में एक विद्याधाम का कौन सा? प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। वहाँ वल्लभी विद्यापीठ अत्यंत प्रसिद्ध विद्याधाम बनाने में मैत्रक वंश में तत्कालीन शासक और नागरिकों ने क्या किया था? विशेष योगदान दिया था। और 7वीं सदी में भिक्षुक विद्यार्थी यहाँ रहते थे। तब वल्लभी बौद्ध मत हीनयान पंथ का केंद्र था। ये वल्लभी बौद्ध मत, आपको पता है 2 महान ग्रंथ पंथ थे, हीनयान और अलग दूसरा, उसमें जो हीनयान पंथ था उसका केंद्र था। 7वीं सदी के मध्य में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान स्थिरमती और गुणमती वल्लभी के अग्रणी आचार्य थे। मतलब यह मान सकते हैं कि वल्लभी विद्यापीठ बौद्ध बराबर साधुओं के लिए एक पवित्र केंद्र था, जिसमें प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान कौन? स्थिरमती और गुणमती वल्लभी विद्यापीठ के अग्रणी क्या माने जाते थे बच्चों? आचार्य माने जाते थे। सुदूर गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र से विद्यार्थी यहाँ आकर क्या शिक्षा प्राप्त करते थे। और वहाँ चीनी यात्री ईसिंग ने भी लिखा है कि वल्लभी पूर्वी भारत के प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान और नालंदा से स्पर्धा करता था। और आपको बताऊं कि वल्लभी एक राजधानी और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह भी था, जहां वल्लभी के शासक मैत्रक राजा भी विद्या और विद्यापीठ के महान आश्रयदाता थे। और यह बात विशेष से ध्यान देने योग्य है कि मैत्रक वंश में कोई राजा बौद्ध नहीं थे, वो सनातनी थे और फिर भी ये सहायता करते थे। बराबर, ये जो विशेष ध्यान देने योग्य बताया गया है, जिसमें जो वहाँ के राजा थे वो क्या बताया गया? सनातनी, मतलब सब धर्मों को मानने वाले थे। और तो भी इस संस्था को, भले वो बौद्ध संस्था है, तो भी वो क्या करते थे? सहायता करते थे। ईस्वी सन 775 में अरबों ने आक्रमण किया और मैत्रक पराजित हुए और ये विद्यापीठ क्या हो गए बच्चों? बंद हो गई। यह प्रसिद्ध विद्वानों के नाम के दरवाजे लिखे जाते थे। विद्वान राज्यसभा में अपना पांडित्य दिखाकर राज्यतंत्र में उच्च अधिकार प्राप्त करते थे। बराबर, इस वल्लभी विद्यापीठ में जो विद्वान थे वो राज्यसभा में अपना जो पांडित्य दिखाकर क्या करते थे? राज्यतंत्र में उच्च अधिकार प्राप्त करते थे। यह प्रसिद्ध विद्यापीठ थी। ज्ञान की आराधना तथा विशिष्ट प्रकार की शिक्षा की प्रणाली के कारण भारत में ही नहीं बल्कि तत्कालीन विश्व में इसकी प्रसिद्धि थी। जैसे नालंदा विद्यापीठ की प्रसिद्धि थी ना बच्चों, वैसे ही वल्लभी विद्यापीठ की प्रसिद्धि थी। इस विद्यापीठ में देश विदेश से अध्ययन करने के लिए विद्यार्थी आते थे। सही अर्थ में यह अंतर्राष्ट्रीय विद्यापीठ हम इसको कह सकते हैं। इसमें लगभग प्रत्येक विद्या शाखाओं से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। इन सभी विद्यापीठों का निर्वाह कौन करते थे? राजा और श्रेष्ठियों द्वारा मिलने वाला दान से चलता था। यह वास्तविकता तत्कालीन समाज के विद्या के प्रति प्रेम और निष्ठा दर्शाता था। इसलिए भारतीय विद्या, कला और ज्ञान विज्ञान शिक्षा देने वाली विश्वविख्यात यूनिवर्सिटियाँ हम मान सकते कौन सी? नालंदा, तक्षशिला और वल्लभी विद्यापीठ। अब देखो बच्चों, स्वाध्याय दिए है प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2,
प्रश्न नंबर 3 और 4 ये सब आपको अपने बराबर नोटबुक में लिखना है बच्चों। ओके, स्वाध्याय आपको लिखना है और ये स्वाध्याय जब भी आप स्कूल पे आओ तो आपको ये चेक करवाना है बच्चों। ओके, जय हिंद, जय भारत।